जैसा कि दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ था उसके बारे में हमने जाना और इसी के साथ जाना कि सिस्टम क्या होते हैं और सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की और इसी के साथ साथ हम जानेंगे इंट्रोपी के बारे में। तो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ कहता है ओनली दोज इवेंट्स दैट रिजल्ट इन ए नेट इंक्रीज इन डिसऑर्डर विल ऑकर स्पॉन्टेनियसली। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, अपने आप होने वाली अभिक्रियाएं। सो ओनली दोज इवेंट दैट रिजल्ट इन ए नेट इंक्रीज इन डिसऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे यूनिवर्स में या फिर कह सकते हैं या फिर किसी सिस्टम में। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्स बोल रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स भी एक तरह का क्या है, सिस्टम है। यानी कि कोई भी चीज़ है वो एक सिस्टम है, कोई भी अभिक्रिया है वो भी एक सिस्टम है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अपने आप यानी कि स्पॉन्टेनियसली कब होगी? जब उसका नेट रिजल्ट जो है उसके डिसऑर्डर को बढ़ा दे। अब यहाँ पर डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या है? डिसऑर्डरनेस का मतलब होता है बिखराव, यानी कि इसमें क्या होता है, उसके बिखराव में बढ़ोतरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि जैसे कोई आइस क्यूब है, ठीक है, तो वो पानी में बदलता है। तो पानी में कब बदलेगा? वह तभी बदलेगा जब उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फैल जाते हैं, यानी कि डिसऑर्डर में हो जाते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जो आइस क्यूब है उसमें जो मॉलिक्यूल है एकदम वेल अरेंज है, लेकिन जहाँ वह पानी में बदला तो पानी में बदलने के लिए क्या हुआ, उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, फैल जाते हैं। क्योंकि पानी के केस में आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। अब यदि यहीं पर पानी से अगर गैस बने तो यहाँ पर डिसऑर्डनेस और बढ़ जाएगी, यानी कि बिखराव जो होगा और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ये कहता है कि यूनिवर्स में या किसी भी सिस्टम में यदि स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया अपने आप होती है तो वह डिसऑर्डर को बढ़ाती है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया अपने आप हुई तो वहाँ पर जो डिसऑर्डर है यानी कि जो बिखराव है वह बढ़ेगा। तो इस तरह से जो सेकंड लॉ है, अगर हम इसे एंट्रोपी के केस में डिस्कस करें तो हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। टोटल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम मस्ट इंक्रीज फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू ऑकर। इन सिंपल टर्म एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज। तो एंट्रोपी क्या होती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड लॉ की एंट्रोपी के केस में। तो जब भी कोई अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, उस केस में सिस्टम का जो एंट्रोपी होता है वह इंक्रीज करता है। तो एंट्रोपी होती क्या है, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि एंट्रोपी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डरनेस का बढ़ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लॉ के थ्रू हम ये नहीं पता कर सकते कि कौन सी अभिक्रिया अपने आप होगी। तो सेकेंड लॉ के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कौन सी अभिक्रियाएं अपने आप होंगी या फिर कोई भी सिस्टम अपने आप कैसे दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो पाता है। तो ये समझना पॉसिबल हुआ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो जैसा कि हमने देखा कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ा, यानी कि बर्फ से पानी हुआ तो वहाँ पर उसके मॉलिक्यूल क्या हुए, डिसऑर्डर हुए। लेकिन अगर हमें यदि पानी से बर्फ बनाना है तो ये तो अपने आप नहीं होगा, इसको करने के लिए हमें कोई अलग से बाह्य फोर्स लगाना होगा। तो जब तक आप इस पर कोई स्पेशल फोर्स अप्लाई न कर दें तब तक जो जल है वह बर्फ में नहीं बदलेगा। जैसे कि अगर हम पानी को फ्रिज में रखें तभी वो बर्फ में बदलेगा, उसी तरह यदि भाप है, अगर हमें भाप को पानी में बदलना है तो भाप को हमें क्या करना होगा, स्पेशल कंडीशन देना होगा, यानी कि उसको ठंडा करना होगा, तभी जाकर वो क्या होगा, पानी में बदलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डिसऑर्डर इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हमें डिसऑर्डर को फिर से सिस्टमेटिक करना है तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ स्पेशल फोर्स या फिर कोई स्पेशल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इस तरह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं या फिर इसे लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं। तो जो सेकंड लॉ है इसे देने वाले वैज्ञानिक थे रुडोल्फ कैल्सियस। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म की, जो कि आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंथैल्पी की, उसी के साथ साथ हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। तो गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी
अगर देखा जाए तो किसी भी सिस्टम के एनर्जी होते हैं। तो आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि जब ये दोनों सिस्टम के एनर्जी है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे ज़मीन जायदाद है, ठीक है ना? तो ये जो ज़मीन जायदाद है, वो आपकी एक तरह से एंथैल्पी है, ठीक? अब उस ज़मीन जायदाद में आप क्या कर सकते हैं? थोड़े बहुत उसको बेच सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसे खर्च नहीं कर सकते। तो जो थोड़ा बहुत आप बेच रहे हैं, वो है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। तो कहने का मतलब क्या है? एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की पूरी एनर्जी होती है, ठीक है? और जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, जब कोई एंथैल्पी थोड़ा बहुत उस एनर्जी को खर्च करता है। तो यही अंतर है एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी में। तो आइए देखते हैं कि हम एंथैल्पी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एंथैल्पी डिफाइन एज द सम ऑफ द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वह फ्लक्चुएट होती है प्रेशर और वॉल्यूम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंथैल्पी एच है, एंथैल्पी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, वह बराबर होती है उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के और प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई के। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पढ़ना है कि उसमें कितनी एनर्जी है, हमको यहाँ पर ये पढ़ना है कि उसमें एनर्जी में कितने चेंजेस हुए। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा एच देखने को मिलेगा। तो किसी भी सिस्टम के एनर्जी में कितना चेंज हुआ, हमको ये क्यों पढ़ना है, आइए इसको समझते हैं। तो पीछे मैंने आपको बायोएनर्जेटिक्स में बताया था स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस, यानी कि एनर्जी में क्या बदलाव हुआ। तो किसी सिस्टम में कितनी एनर्जी हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको बस यही पढ़ना है कि उस सिस्टम के एनर्जी में कितना बदलाव हुआ। तो एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं और एंथैल्पी में जो चेंजेस हुआ उसे हम डेल्टा एच से डिनोट कर सकते हैं। तो शुरुआत में किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी कितनी थी और बाद में किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी कितनी थी, इन दोनों के जो वैल्यू है अगर हम उनको माइनस कर देते हैं तो हमें एंथैल्पी में परिवर्तन पता चल जाता है। तो डेल्टा एच क्या बता रहा है? डेल्टा एच बता रहा है कि किसी भी रिएक्शन में हीट लॉस हो रहा है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हीट कब एब्जॉर्ब हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, वो डिपेंड करता है इस साइन पर। तो जब यहाँ पर डेल्टा एच के सामने पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब कि वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। भाई प्लस कब होगा? जब एनर्जी क्या हो या हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो। अब यदि यहाँ पर डेल्टा एच के सामने निगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। सिंपल सी चीज़ें, अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो वहाँ पर हम क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेल्टा एच पे आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। तो जब भी किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है यानी कि एनर्जी निकलती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है निगेटिव। अब यदि किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, और वहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो प्लस साइन कब लगाएंगे? जब हमें एनर्जी या हीट मिलेगा। माइनस साइन कब लगाएंगे? जब हीट या एनर्जी लॉस होगा। तो सिस्टम में एनर्जी आएगी तो डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, अगर सिस्टम से एनर्जी जाएगी तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आइए देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ पर अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम इंडरगोनिक रिएक्शन भी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में लें, अगर हम फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फॉर्मेशन किया जाता है ग्लूकोज का, जिसमें कि पौधे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से CO2 और सॉइल से H2O एब्जॉर्ब करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रक्रिया में जो O2 है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो पौधों में जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है वह एक इंडरगोनिक रिएक्शन है। अब इसी का उल्टा लेते हैं। जैसे हमने देखा कि वहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, अब यदि इस ग्लूकोज को हम खा लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल से,
और ऑक्सीजन लेकर हम इसे ब्रेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो यहाँ पर एनर्जी एटीपी के रूप में रिलीज़ होती है। और जब किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन या फिर एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो आइए समझते हैं कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ये जो चीज़ है वो बार-बार आपके सिलेबस में आती है और आपको आज तक यही नहीं समझ में आता है कि मेटाबॉलिज्म वाक़ई में होता क्या है। जैसे कि दिया होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज़ मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है इसको हम समझते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म है, यह 2 चीज़ों से मिली हुई या फिर 2 रिएक्शन से मिली हुई चीज़ है। तो सबसे पहले है कैटाबॉलिज्म और उसके बाद है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि किसी चीज़ का टूटना। अब वही हम बात करें एनाबॉलिज्म की, तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है टू सिंथेसाइज़, यानी कि किसी चीज़ का बनना। तो किसी चीज़ का टूटना कैटाबॉलिज्म और किसी चीज़ का बनना एनाबॉलिज्म कहलाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई चीज़ टूटती है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वहाँ पर क्या होगा? एक्ज़ोथर्मिक होगा। जैसे कि एटीपी है, अगर एटीपी टूटे तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी, तो ये एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होगा। जबकि अगर हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ बनता है तो वहाँ पर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर क्या हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो इस तरह हमारे शरीर में जो टूटना और बनना होता है, यही कहलाता है मेटाबॉलिज़्म। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के बारे में, इसके साथ ही साथ हमने जाना एंथैल्पी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाऊँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।